हेलो टू एवरीवन। हमारे पर्यावरण का सीरीज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उस पर्यावरण के सीरीज में जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आज जो मैं आपका टॉपिक लूंगा वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। हिंदी में आप उसे कहोगे पारिस्थितिक पदछाप। तो पारिस्थितिक पदछाप से संबंधित क्या कुछ तथ्य है जो आपको जानना है उसे आज हम समझेंगे। और आप सभी का स्वागत है स्वराज आईएएस में। मैं आपका अपना क्रांति सर। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिक पदछाप में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक्चुअल में है जो आपको समझना होगा आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से। पारिस्थितिक पदछाप, अब ये जो आपके पास पारिस्थितिक पदछाप है इसे कई पुस्तकों में पारिस्थितिक पद चिन्ह भी कहा जाता है, दोनों ही एक ही चीज है। या फिर आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हो इकोलॉजी फुटप्रिंट। इकोलॉजी फुटप्रिंट आप इसे कहते हो अंग्रेजी में, इकोलॉजी फुटप्रिंट। इकोलॉजी फुटप्रिंट। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इस इकोलॉजी फुटप्रिंट के पीछे। तो इसे समझने के लिए एक मानव कि पैर की आकृति का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जा रहा है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है फुटप्रिंट। चलिए ये बना लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजी फुटप्रिंट में क्या कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बात किया जा रहा है वो अर्थ से संबंधित बात हो रही है। अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। यहां पर हमने रख दिया मानव। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पारिस्थितिक पदछाप के अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो ये जो डेफिनेशन है वो यही कहता है कि किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता कैसे बनी रहेगी। वो तब बनी रहेगी कि प्रकृति के द्वारा सप्लाई किया जाए मानव के द्वारा उठाया गया डिमांड के अनुरूप। तो मानव ने क्या डिमांड करेगा? संसाधनों की। तो अब हम देखते हैं कि प्रकृति क्या कुछ संसाधन हमें दे रही है। इसे समझने के लिए हम इस तरीके का कुछ एरो ले सकते हैं जिससे आपको बेहतर चीजें जो है समझ आ सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रकृति से हमें मिला वन, और वन का जो इस्तेमाल है, उपभोग है, मानव किस तरीके से करेगा? तो मानव करेगा लकड़ी का इस्तेमाल कर करके। या तो लकड़ी से वो अपना घर बनाएगा या हो सकता है उस लकड़ी का इस्तेमाल एक ईंधन के तौर पर करेगा। तो देखिए मानव जो है डिमांड किया, उसको सप्लाई कौन किया? प्रकृति ने किया। यही पारिस्थितिकी पदछाप में मेनली दिखाया जाता है कि वो स्थिरता यहाँ बनी हुई है कि नहीं। अब प्रकृति के द्वारा मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे कि स्थल दिया जा रहा है, स्थल इस प्रकृति के द्वारा, तो मानव उस स्थल का उपयोग कैसे करेगा? तो हम जानेंगे कि मानव उसको एक आवास के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मानव वहां पर अपना घर बसाना चाहता है, कस्बा, गांव इत्यादि। कुछ और उदाहरण अगर देखा जाए प्रकृति के द्वारा, मत्स्य को लेकर के आप बात कर सकते हो। मत्स्य जिसमें कि मछली उत्पादन वाली बात चली, जैसे मछली जो दिया जाता है तो उस मछली का उपभोग किस तरीके से प्रकृति कर रहा है, प्रकृति मानव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? एक सी फूड की तरह उसका उपभोग करेगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास सी फूड, या समुद्री भोजन के तौर पर उसका इस्तेमाल करता है, उपभोग करता है मानव। एक और उदाहरण ले लिया जाए चलिए कि जीवाश्म, ये जीवाश्म जिसे आप इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल भी कहते हो, इसका उपभोग मानव किस तरीके से करेगा? तो मानव इसका उपयोग उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो कोयला, और इस कोयला का उपयोग वो ईंधन के तौर पर करेगा, बिजली उत्पादन करेगा। और वो बिजली उत्पादन हो रहा है कोयले से, तो आप जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पर हमें दिखाई देता है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि अब वायुमंडल में जा चुका है उसका पुनः चक्रण करने की ये जो प्रकृति की जो क्षमता है वो यहाँ पर हम देखेंगे, ताकि फिर से मानव को जब डिमांड उठाए तो यहाँ से सप्लाई कर सके। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाएगा तो वो यह है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का क्या प्रभाव है, मानव की क्या डिमांड उठ रही है इन संसाधनों को लेकर के,
और मानव के द्वारा उपभोग करने के पश्चात जो वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट आ रहे हैं उनका किस तरीके से ये प्रकृति पुनर्चक्रण करती है, यही आएगा पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजी फुटप्रिंट के अंतर्गत। तो ये तो है इसका डेफिनेशन। अब इसके अंतर्गत कुछ और बिंदु है जो हमें समझना होगा, उस पर भी हम चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके आगामी परीक्षा को लेकर के। वो ये है कि अब हम इसे इन शॉर्ट समझेंगे। इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने बताया इकोलॉजी फुटप्रिंट, ये आपको बताया गया, जिसे हमने पारिस्थितिकी पद छाप कहा, पारिस्थितिकी पद चिन्ह हमने कहा, उसे मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं EFE, माफ करिए, इकोलॉजी फुटप्रिंट। यहां देखिए ये बात अभी कही गई आपको, इकोलॉजी फुटप्रिंट की, इकोलॉजी फुटप्रिंट, इसे ही इन शॉर्ट EFP मैं यहां पर लिख रहा हूं, EFP, इकोलॉजी फुटप्रिंट। अब यहां पर एक वर्ड आएगा, यदि EFP ग्रेटर होता है BC के। बात उठती है कि सर BC क्या है? BC आप इंग्लिश में इसे कहते हो बायोलॉजिकल कैपेसिटी, बायोलॉजिकल कैपेसिटी। ये जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी, हिंदी में आप उसे कहोगे जैविक क्षमता। क्या कहलाएगा ये? जैविक क्षमता। अब आप यहां समझिए कि ये जो जैविक क्षमता है वो क्या है। इसे समझने के लिए फिर से मैं बैक साइड जाता हूं ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आ सके। जैसे कि आपको बताया गया कि जो प्रकृति है उसका काम है सप्लाई करना रिसोर्सेज का, ये संसाधनों का, क्योंकि मानव के द्वारा मांग उठाई जा रही है, डिमांड किया जा रहा है। तो प्रकृति की क्या क्षमता है उन संसाधनों को देने के लिए, उसे जनरेट करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, उसे कहा गया है जैविक क्षमता या बायोलॉजिकल कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया बायोलॉजिकल कैपेसिटी। अब आपके पास एक कंडीशन रखी गई है कि मान लीजिए कि मानव के द्वारा जो डिमांड किया गया है, जिसे हमने EFP या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमने कहा, इकोलॉजी फुटप्रिंट या पारिस्थितिकी पदछाप अगर ज्यादा हो जाता है BC या बायोलॉजिकल कैपेसिटी या जैविक क्षमता से, तो जाहिर सी बात है अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो कमी दिखाई देगी। किसमें कमी दिखाई देगी? पृथ्वी के द्वारा संसाधनों को उत्पादित करने में, उसमें कमी दिखाई देगी। और यही कारण है इस कंडीशन को कहा जाता है जैविक क्षमता में कमी। क्या कहा जाएगा? जैविक क्षमता में कमी। और इसे आप अंग्रेजी में कहोगे या इंग्लिश में बायोलॉजिकल डेफिसिट, इसे आप याद रखोगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है वर्ड आपके लिए। बायोलॉजिकल डेफिसिट, ये आप याद रखोगे, बायोलॉजिकल डेफिसिट है। तो ये किसका है? जैविक क्षमता में कमी को इंग्लिश में आपने कह दिया। दूसरा कंडीशन कि मान लीजिए मानव के द्वारा जो मांग किया जा रहा है या फिर पारिस्थितिक पदछाप जो आपके पास आ रहा है EFP, जिसे आप इकोलॉजी फुटप्रिंट कह रहे हो, यदि ये जितनी भी मांग कर रहा है वो पूरी की पूरी पूर्ति की जा रही है प्रकृति के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा, मतलब कि हमने यहाँ पे रख दिया BC बायोलॉजिकल कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब कि ये जो ज्यादा है इस तरीके से आप दिखा सकते हो, लेकिन जितना भी मानव ने मांग किया उससे कहीं ज्यादा सप्लाई किया जा रहा है पृथ्वी या प्रकृति के द्वारा, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे EFP कम है किससे? BC से। या फिर अनदर वर्ड में आप कह सकते हो कि BC जो है वो ज्यादा है EFP के, मतलब कि यहाँ पर प्रकृति का रिसोर्सेस को, संसाधनों को पुनः उत्पादित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या कही जाएगी? ये कंडीशन आपकी कही जाती है जैविक रिजर्व। क्या कहा जाता है? इसे आप याद रखोगे, जैविक रिजर्व। जहां पर आपके पास प्रकृति में संसाधनों का उत्पादन करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, तो यह है रिजर्व। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज व्हाट? बायोलॉजिकल रिजर्व, बायोलॉजिकल रिजर्व, ये आप याद रखोगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखिए
हमारे लिए अगर बायोलॉजिकल रिजर्व मिल रहा है मतलब ये तो सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि जो प्रकृति के द्वारा संसाधनों का जो उत्पादन है वो बहुतायत में कर रहा है, ताकि मानव के द्वारा जो मांग की जा रही है, जिसे हम पारिस्थितिक पदछाप में देख रहे हैं, इकोलॉजी फुटप्रिंट में देख रहे हैं, वो पूर्ति हो रही है। तो कोई इशू नहीं है, पारिस्थितिक जो स्थिर कंडीशन में। लेकिन अगर ऐसा इशू हो जाए कि EFP मांग तो बहुत ज्यादा है मगर सप्लाई नहीं की जा रही है, मतलब जैविक क्षमता में कमी आ रही है, तो हमारे पास जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और यही कारण है इस जैविक क्षमता की कमी के लिए अन्य नाम हमें यहाँ पर दिखाई देता है, वो है पारिस्थितिक घाटा। ये आप याद रखोगे, क्या नाम दिखाई देता है हमें यहाँ पे? पारिस्थितिक घाटा। तो अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि पारिस्थितिक घाटा से आप क्या समझते हो, तो पारिस्थितिक घाटा जो है जैविक क्षमता में कमी, जब इकोलॉजी फुटप्रिंट या मानव के द्वारा उठाए गए मांग की पूर्ति प्रकृति नहीं कर पाती। ये क्लियर हो गया पारिस्थितिक घाटा। अब यहाँ पर अगर पारिस्थितिक घाटा आ रहा है, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो अस्थिर तौर पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे आपको क्या करना होगा? इसको ओवरकम करना होगा, इस कंडीशंस से आपको उभरना होगा। तो आपको रिपोर्ट की जरूरत है, आपको एक मापक इकाई की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे मापा कैसे जाएगा। तो अगर हम EFP मतलब कि इन शॉर्ट आप इसे क्या समझोगे? पारिस्थितिक पदछाप। दूसरा आपके पास BC मतलब क्या है? बायोलॉजिकल कैपेसिटी या जैविक क्षमता। इसको मापने की आवश्यकता है, तभी तो आप पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को जांच पाओगे। तो इनकी जो मापक इकाई है, मेजरमेंट यूनिट जो है, मापक इकाई, इस मापक इकाई या फिर मापक यूनिट जो है इसकी, वो है ग्लोबल हेक्टेयर। क्या बताया गया आपके पास? वो क्या है? ग्लोबल हेक्टेयर। ये आप याद रखोगे, ग्लोबल हेक्टेयर, जिसे आप इस तरीके से दर्शाते हो GHA। और अगर आप हिंदी माध्यम से विद्यार्थी हो तो आप उसे लिख सकते हो ग्लोबल मतलब वैश्विक हेक्टेयर। हेक्टेयर तो हेक्टेयर ही रहेगा, तो आप इसे वैश्विक हेक्टेयर भी लिख सकते हो। तो ये तो मापक इकाई है। इससे अब हमें पता चल जाएगा EFP का क्या मान है और BC का क्या मान हो रहा है। और जब आपके पास मान पता चल जा रहा है तो यहाँ पर एक रिपोर्ट की आवश्यकता है कि कितना कुछ यहाँ पर मांग उठ रहा है। तो उस रिपोर्ट कौन जारी करेगा? तब आपके पास एक संस्था दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये एक संस्था है जिसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका मतलब USA, बेल्जियम इत्यादि स्थान पर हमें ये दिखाई दे रहा है। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 2003 में की गई। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि ये एक रिपोर्ट जारी करेगा। और ये रिपोर्ट किस पर आधारित होगा? तो ये रिपोर्ट में दिखाएगा कि जो पारिस्थितिक पदछाप है उससे संबंधित आंकड़े हैं। पारिस्थितिक पदछाप से संबंधित आंकड़ों को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे आप याद रखोगे कि ये पारिस्थितिक पदछाप से संबंधित क्या दे रहा है? आंकड़े दे रहा है। क्यों? ताकि उसकी स्थिरता को जानी जा सके। अब चलिए, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने आपके पास रिपोर्ट तो जारी कर दी है। अब जब इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखोगे तो इनकी ये बात कहनी है कि जो मानव है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, जो मानव है, मानव के द्वारा जो आज डिमांड किया जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, अगर उसकी तुलना पृथ्वी के द्वारा संसाधनों की पूर्ति को लेकर की जाए तो इनका मानना है कि लगभग 1.79 के आसपास पृथ्वी के द्वारा पूर्ण की जा रही मांग के बराबर है। मतलब कि ये देखिए, पृथ्वी या प्रकृति जितना आपके पास संसाधनों की पूर्ति कर रही है उससे कहीं ज्यादा 1.7 मानव के द्वारा मांग की जा रही है। ये यहां पर एक रिपोर्ट में हमें दिखाई देता है। अब यहीं पर ही एक कंडीशन जैसे कि आपको बताई गई कि ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क में रिपोर्ट कब जारी कर रहा है? जब पारिस्थितिक घाटा हो रहा है। तो पारिस्थितिक घाटा के लिए हमने क्या कंडीशन बताया? हमने बताया कि जो इकोलॉजी फुटप्रिंट या पारिस्थितिक पदछाप है वो उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। किससे? बायोलॉजिकल कैपेसिटी से या जैविक क्षमता से। ये वो कंडीशन है।
अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आपके पास दिखाई दे रही है कि जो EFP है वो ग्रेटर देन किससे हो गया, BC में, तब आप क्या करोगे, आपको गणना भी तो करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर फिर से एक टर्मिनोलॉजी आएगा, आप इसे समझिएगा। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, वो टर्मिनोलॉजी कहलाता है पृथ्वी, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं अर्थ ओवरशूट डे, या फिर अगर आप हिंदी माध्यम से तो आप इसे कहोगे पृथ्वी ओवरशूट दिवस। इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल 2024 की, तो 1 अगस्त 2024 में इसकी गणना की जाएगी। तो इसकी जो गणना की जाएगी, उस गणना के लिए क्या आपके पास रखा गया है फॉर्मूला, तो हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला इसके लिए यह है कि मानव के द्वारा जो मांग की जाएगी किसी एक विशेष वर्ष में इनकी संसाधनों की, और वो उसका उपभोग करेगा, और अपशिष्ट पदार्थों का जितना भी वो उत्पादन कर रहा है उसकी सप्लाई करने के लिए प्रकृति के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा जो सप्लाई किया जा रहा है, उन संसाधनों का, उसको आपने ऊपर रखा, गुणा कर दोगे वर्ष के 365 दिन से, तो आपके पास प्राप्त हो जाता है अर्थ ओवरशूट डे। और फिर जब ये गणना की जाती है, उसके बाद से बचा हुआ जो समय है वहां पर इसे ओवरकम करने की कोशिश की जाती है। अगर EPF ग्रेटर है BC से, पारिस्थितिकी पदछाप जो है आपके पास ज्यादा दिखाई दे रहा है जैविक क्षमता से, तो वहां पे स्थिरता बनाए रखने के लिए फिर बाकी बचे हुए समय पर इसमें कार्य किया जाता है। तो यह था आज पारिस्थितिक पदछाप से संबंधित वह सभी कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। तो ऐसे ही लेक्चर के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपका अपना क्रांति सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।